हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन और रिसेशन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा ऑलरेडी, इन्फ्लेशन जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है। इट्स ऑलमोस्ट 10.4% और रिसेशन भी इनफैक्ट जर्मनी और यूरोप में आ चुका है। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट है जर्मनी पे रिसेशन और इन्फ्लेशन का। तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि हम आपके साथ में रियल टाइम शेयर कर पाएंगे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें होती हैं, उनकी एग्जैक्टली प्राइस कितनी बढ़ चुकी है। तो हमने दिसंबर 2020 में ग्रॉसरी प्राइजेस का वीडियो बनाया था रेवे स्टोर से, और अभी हम आ गए हैं रेवे में ही। तो अब चलते हैं यहाँ अंदर और प्राइस कंपैरिजन करते हैं कि तब से अब तक में कितना इंक्रीज़ आ चुका है। तो उस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स भी मैं लगा दूँगी स्क्रीन पे, ताकि आप देख पाएँ कि उस टाइम पे क्या प्राइजेस थी और आज कितनी है। तो अभी आ गई हूँ मैं रेवे के अंदर एंड नाउ लेट्स सी। तो उस टाइम पे जो एप्पल की प्राइस थी वो थी 1 यूरो से लेकर 2.5 यूरोस, और अभी मैं जो प्राइस देख रही हूँ वो है 1.19 मिनिमम, और उसके अलावा जैसे ये है एक 1.79। बाकी सारे के सारे एप्पल्स एटलीस्ट 2.5 से लेके 3 यूरोस तक के बीच में है। लाइक ये वाले एप्पल्स आप देख सकते हो 3 यूरोस भी हैं, और ये सारी प्राइजेस हैं 1 kg एप्पल की। बनाना की प्राइस उस टाइम पे 1 से 2 यूरो के बीच में थी, और आज भी डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा बनाना लेते हो, बनाना की प्राइस 1 से लेके 2 यूरो के बीच में ही है ऑलमोस्ट। अनियन 0.5 से लेके 3 यूरो के बीच में थे, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ अनियन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। जो चीपेस्ट मुझे दिख रहा है वो यहाँ पे है 1 यूरो का, बट हाँ जैसे 2 यूरो तक भी प्राइस जा चुकी है। तो उस टाइम पे जो आलू की प्राइस थी वो मिनिमम थी 50 सेंट पर केजी, और अभी अगर पर केजी की प्राइस देखें तो वो हो चुकी है 76 सेंट। तो अगर देखा जाए तो आलू की प्राइस में भी 52% इंक्रीज हो चुका है। ये वाले टमाटर की प्राइस उस टाइम पे 2.72 थी 1 केजी की, और 500 ग्राम की थी 1.36। अभी अगर 1 केजी देखें तो 2.38 है, और ये 1.19 का है 500 ग्राम, बट अभी ये डिस्काउंट में है। बट अगर बाकी और टमाटोज़ की प्राइस देखें तो अगेन 3 यूरोज़ और जैसे 3.5 यूरो 2.29 यूरोस के अराउंड हो चुकी है। ब्रेड की प्राइस में मैंने उस टाइम पे बताया था गोल्डन बटर टोस्ट, और उस टाइम पे उसकी प्राइस थी 1.27 यूरोस, और अभी उसी सेम ब्रेड की प्राइस हो चुकी है 1.69 यूरोस। दही ये वाला जो रेवे का था उस टाइम पे 2 साल पहले ये था 500 ग्राम 0.45 का, मतलब 45 सेंट, और अब यही दही हो चुका है 85 सेंट का, ऑलमोस्ट डबल। दूध उस टाइम पे 1 लीटर था 75 सेंट का, और अब हो चुका है 1.09 सेंट का सेम दूध। सो आई होप आप लोगों को पता चल पाया हो कि एग्जैक्टली क्या प्राइस इंक्रीज हो चुकी हैं ग्रॉसरीज की। तो अगर बात करें फ्यूल प्राइजेस की, तो पेट्रोल की अगर प्राइस देखें तो वो भी लास्ट ईयर तक 1.5 यूरो के आसपास हुआ करती थी। जर्मनी में हमेशा फ्लक्चुएट तो होती ही रहती है, बट अभी करंटली वही सेम प्राइस 2 यूरो तक पहुँच चुकी है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की। तो जो अभी हमारा घर है उसमें पहले जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना था वो था 75 यूरोस का, और अभी 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है 120 यूरोस पर मंथ का। और ये प्राइस इंक्रीज डेफिनेटली इसलिए हुआ है क्योंकि जो पर यूनिट की प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर बात की जाए ईटिंग आउट की, तो जैसे हमारे घर के पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट है और हम हमेशा वहीं से खाना मंगवाते थे, तो उसकी जो प्राइस थी वो पहले थी 12.5 यूरोस के आसपास जो सब्ज़ी हम लेते थे, और अब उसकी प्राइस बढ़ के ऑलरेडी 14 यूरोस हो चुकी है। और अब बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेजर एक्सपेंस होने वाला है, वो है गैस की प्राइस या फिर हीटिंग का। तो आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये क्राइसिस बेसिकली जर्मनी में हो क्यों रहा है। वो है यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से, और जो जर्मनी की मेजर गैस सप्लाई थी वो रशिया से ही आती थी, अभी भी आ रही है, बट काफ़ी ज़्यादा बड़ा चंक रशिया ने कट कर दिया है, और जो आ भी रही है वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे आ रही है, जिसकी वजह से जर्मनी में गैस प्राइस स्काई रॉकेट हाई जा चुकी हैं। तो बेसिकली अगर जैसे आपके घर में हीटिंग का जो सिस्टम है, या फिर जो आपके घर में गर्म पानी अगर गैस से गर्म हो रहा है, तो ये सारे प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई जाने वाले हैं। तो शायद लग रहा है इस बार सर्दियों में नहाना कम करना पड़ेगा और हीटिंग की जगह कंबल में घुसे रहना पड़ेगा।
फिर बात करते हैं जैसे जो इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट भी बढ़ चुका है। पहले यही अमाउंट था 10,332 यूरोस और अब वो हो चुका है 11,208 यूरोस। तो लास्ट ईयर हम इसी टाइम पे घर लेने का प्लान कर रहे थे और उस टाइम इंटरेस्ट रेट थी 1 से लेके 1.5%। आज वही इंटरेस्ट रेट 3 से लेके 4% हो चुकी है। फिर अगर देखें कि इतना इन्फ्लेशन हो रहा है तो क्या सैलरीज भी बढ़ रही हैं? तो हमने जितना देखा है उसके अराउंड आज से 4 से 5 साल पहले जो फ्रेशर्स की सैलरी थी 50 to 60,000 यूरो की रेंज में, आज भी वही सैलरीज हैं। तो ये तो बात हो गई इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट की। अब समझते हैं कि क्या जर्मनी की गवर्नमेंट कुछ कर रही है, और अगर कर रही है तो क्या। सो टू बिगिन विथ, जैसे अगर बात की जाए कुछ महीनों पहले की, सबसे पहले गवर्नमेंट लेके आई थी 9 यूरो टिकट का प्रोग्राम, जो रन किया था जून, जुलाई और अगस्त में। बेसिकली जब फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई जा रही थी तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कि आप 9 यूरो का टिकट ले लो, जिसमें आप जर्मनी का बेसिकली हाई स्पीड ट्रेन्स को छोड़ के उस टिकट से पूरे जर्मनी में ट्रैवल कर सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से। एंड अभी जैसे गवर्नमेंट फिर से उसका रिफ्रेशर ला रही है, वो होने वाला है 49 यूरो टिकट, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इम्प्लीमेंट हो जाएगा जैन से, जिसमें अगेन आप 49 यूरो की टिकट लेके पूरे महीने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं पूरे जर्मनी में। हाई स्पीड ट्रेन्स उसमें भी इंक्लूड नहीं होंगी। जर्मनी की गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन रिलीफ बोनस भी दिया था अभी कुछ टाइम पहले 300 यूरो का, जिन लोगों की मार्जिनल इनकम थी। अभी जर्मनी की गवर्नमेंट ने कंपनीज को भी अलाउ किया है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लेशन बोनस दे अप टू 3,000 यूरोज़, और वो विदाउट टैक्स होगा। तो उसमें डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ और कंपनीज दोनों को बेनिफिट होगा, और वहाँ पे कंपनीज विल डिसाइड कि वो उनको किस एम्प्लॉय को देना है। जर्मनी की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 200 बिलियन यूरोस का बिल पास किया है, जिसमें बेसिकली वो हेल्प करेंगे उस फंड से कंपनीज या फिर जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं उनको, कि किसी ना किसी तरह से वो हेल्प हो पाए उनकी इन्फ्लेशन की वजह से। एग्जैक्टली क्या मेजर्स वो लेने वाले हैं वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। जैसे जर्मनी ना बहुत ज़्यादा अभी रीएक्टिवेट करने की प्लान कर रहा है अपनी जो कोल एनर्जी है उसको, बिकॉज जर्मनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कोल एनर्जी में। अब बात करते हैं रिसेशन की। जैसे कि आपने ऑलरेडी आई एम श्योर न्यूज़ में पढ़ लिया होगा कि यूएस में काफ़ी ज़्यादा रिसेशन का इम्पैक्ट दिखने लगा है। काफ़ी सारी कंपनीज़ ने थाउजेंड्स के नंबर में ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ को फायर करना स्टार्ट कर दिया है, और सेम उसका असर यूरोप में भी आ चुका है, जर्मनी में भी आ चुका है। हम यहाँ पे रोज़ आजकल फेसबुक के ग्रुप्स पे देख रहे हैं। इनफैक्ट अब तो लोगों से, फ्रेंड्स वगैरह से भी सुनने में आने लगा है कि कंपनीज़ में लोग फायर किए जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट आ रहा है और क्यों हो रहा है ये। तो बहुत सारी कंपनीज़ ने बहुत बड़े लेवल पे हायरिंग जो होती है कि जहाँ पे वो नए लोगों को हायर करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके पास में, वो सारी हायरिंग फ्रीज़ कर दी हैं। हायरिंग अभी भी हो रही हैं, लेकिन सिर्फ अगर बहुत ही क्रिटिकल रोल है, बहुत ज़्यादा उनको नीड है, तो ही। जो एक लार्ज नंबर में हायरिंग हुआ करती थी वो अमाउंट अब श्रिंक हो चुका है। उसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उसमें भी अब कट किया जा रहा है, मतलब ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोगों को फायर किया जा रहा है, जिनका ये है कि अगर उनको फायर कर देंगे और उनके बिना भी काम चल जाएगा, तो डेफिनेटली उन लोगों को ऑलरेडी लेटर्स और ईमेल्स आने स्टार्ट हो गए हैं कि यू कैन नाउ लीव द कंपनी, विच इज़ वेरी सैड। क्योंकि वो इसलिए नहीं हो रहा है कि वो एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं या उनकी स्किल में कोई कमी है, बट जस्ट बिकॉज कंपनी को मजबूरी में आके अपना बजट कट करना पड़ रहा है। फिर इन केस जैसे आपकी जॉब है भी और आप काम कर रहे हो, बट जो हमने कोरोना के टाइम पे देखा था कि सैलरी हाइक्स जो होनी थी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हुई थी। ऑफ कोर्स कुछ लोगों की हुई होगी, बट काफ़ी ज़्यादा लोगों के सैलरी हाइक्स रुक गए थे। तो सेम चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे अगर रिसेशन आता है तो आपकी जो भी सैलरी हाइक्स होने वाली होंगी वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगी। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर आप जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे वी आर नॉट एक्सपर्ट, बट जो हमें लगता है उसके अराउंड हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि मान लो अगर आप जॉब के लिए आने वाले हो, तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन से जॉब के लिए आ रहे हो, आपकी जो स्किल है वो अभी जर्मनी में कितनी ज़्यादा डिमांड में है, आप जिस कंपनी में आ रहे हो वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है रिसेशन से, उनके पास में कितना ज़्यादा फंड है अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सारे फैक्टर्स आप देख सकते हो। और उसके अलावा आपको पर्सनली ये भी देखना पड़ेगा कि आप अपने आप को कितना जैसे फिनेंस कर पाओगे इन केस ऑफ अगर आपकी जॉब चली जाती है, या फिर आपका जो बजट का जो बैकअप है आपके पास में वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके अराउंड यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ
सिर्फ। उसके अलावा जर्मनी की अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ वैसे भी बहुत अच्छी हैं। तो जैसे ऑलरेडी अगर आपने कुछ टाइम के लिए कंट्रीब्यूट किया है तो अगर आपकी जॉब जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट आपको वैसे भी सपोर्ट करेगी। फिर सेकंड सिनेरियो है कि जैसे आप अगर एज ए स्टूडेंट आते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है। सो अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी जर्मनी पढ़ने आ रहे हैं और जैसे मान लो आप बैचलर्स या फिर मास्टर्स करने आ रहे हो, सो 2 से 3-4 साल का तो टाइम आपके पास में रहेगा। उसके बाद क्या सिनेरियो होता है वो तो वैसे भी नहीं पता, बट डेफिनेटली जब आप जैसे पढ़ाई करोगे और उस टाइम पे आप ऑफकोर्स पार्ट टाइम जॉब्स करना चाहोगे तो डेफिनेटली जो और जॉब्स होती हैं या फिर जो पार्ट टाइम मिनी जॉब्स होती हैं वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगी रिसेशन से। सो समराइज़ करने के लिए मैं यही बोलूँगी कि जैसे जो इन्फ्लेशन है वो तो पूरे वर्ल्ड में ही हाई चल रहा है, उसके बाद में जो रिसेशन है उसका असर भी यूएस में तो आ ही चुका है, यूरोप में भी आ चुका है एंड मोर और लेस पूरे वर्ल्ड में भी आ सकता है। सो यू नो यहाँ पे देन यू हैव टू सी कि अगर जैसे हम देखें यूएस और यूके भी अगर रिसेशन से अभी इम्पैक्ट है, यूके की इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा अभी स्ट्रगल कर रही है। सो अगर ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे और जैसे जर्मनी ने कोरोना के टाइम पे जब पेंडेमिक आया था तो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया था लोगों की जॉब्स को, गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया था, कंपनीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी। सो यू नीड टू सी ऑल दीज पॉइंट्स और उसके बाद में ऑफ कोर्स आप अपने लिए बेस्ट डिसाइड कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स को कंसिडर कीजिए एंड देन टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। वी ट्राइड आवर बेस्ट कि जो भी रियल टाइम सिनेरियो है, ग्राउंड रियलिटी जो है वो हम आपके साथ शेयर कर पाएँ। अगेन और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं तो आप और भी बहुत ज़्यादा रिसर्च कीजिए थ्रू ऑल ओवर इंटरनेट। गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।